नमस्ते, मैं पारुल दास और आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है उद्देशिका के बिहाफ से। आज हम मिलने जाएंगे अपने ही जैसे जनरेशन के इंसान से जिन्होंने मास कॉम कर रखा है नोएडा से, और वो अभी इसी तौर पे मतलब अभी वो आपका स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे ही जैसे लोगों की तरह। आज हम उनसे जानेंगे जीवन के पहलू के बारे में और उस चीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं डेवलपर से। नमस्ते सर। और कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। आज हम आपसे कुछ जीवन से के पहलू के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आप कुछ खुल के हमें बताइएगा। पहला तो आपका ये रहेगा कि हाउ स्मॉल स्टेप कैन चेंज द सोसाइटी। हम ऐसा कौन सी छोटी चीज़ है जिससे हम सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकें? कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। तो सबसे पहले समाज बनता है लोगों से, हम ही से समाज बनता है। जी। तो महात्मा गांधी ने भी कहा है कि क्या नाम, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले खुद से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वो अपने व्यवहार में चेंज ला सकते हैं। मतलब व्यवहार से मेरे कहने का मतलब है कि समाज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, समाज में चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हम अपना व्यवहार एक ऐसा कर सकते हैं कि आज की डेट में सब ऊपर ही ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेरी लाइफ की कलीग हो या आप मुझे ऑफिस में मिलते हो, साथ में कोवर्कर हो, तो मैं आता हूँ आपसे और पूछता हूँ कि और पारुल क्या हाल चाल है। तुम बोल रही हो और ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से पूछ लिया तुमसे, और मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुमने बोला। और हम कई बार जब हमारा ऊपर ऊपर से जब हम जीते तो हम सवाल भी ऊपर ऊपर से ही करते हैं और जवाब भी ऊपर ऊपर से ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा और पारुल क्या हाल चाल है, हाँ ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं भी होगी और तुम क्यों लोड लोगी, क्योंकि ऊपर ऊपर से बात हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि हम ऊपर ऊपर से ही सुनते हैं, फील नहीं करते हैं। मैंने बिना सच में फील किए कि तुम ये जानने की इच्छा नहीं है मेरी कि तुम्हारे क्या हाल है, ऐसे ही बोल दिया और पारुल क्या हाल है। तो ये क्यों करना क्यों है? तो पहला चेंज ये कर सकते हैं कि हम सच में सेंसिटिव हो सकते हैं लोगों के लिए, कि मैं सच में पूछ सकता हूँ और मैं फील करके, यार तुम हो कैसे, सही हो तुम, वास्तव में क्या चल रहा है। तो इंसान कंफर्ट जोन में भी आता है कि वो बताए कि वास्तव में क्या है। ये बहुत छोटा चीज़ है, इससे एक बॉन्डिंग बनती है और फिर आपस की ही बॉन्डिंग से हमारे रिलेशन बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। रिश्ते ही और अलग अलग तरह के होते हैं, दोस्ती का होता है, पारिवारिक रिश्ते होते हैं। वही रिश्ते अलग अलग फैलते हैं, कोई पड़ोसी होता है, कोई कुछ होता है, कोवर्कर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं। इन्हीं सबसे मिलके हमारा समाज बनता है। तो एक ये बहुत छोटा चेंज ये कर सकते हैं हम कि सच में सेंसिटिव हो सकते हैं, ऊपर ऊपर से बात करना बंद कर सकते हैं। तो एक तो यही बात है कि हम सेंसिटिव हो सकते हैं समाज में। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत फील होती है कि एक चेतना का स्तर जो है वो चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक चेतना का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कमियां हैं समाज में आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। तो बहुत छोटे लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि खुद अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, कि हम अच्छी चीज़ों पे बात कर सकें और लोगों को समझा सकें। अब और लोगों से उनकी दिक्कत पूछें तो सच में पूछें, मतलब ऐसे ही ना पूछ लें। हाँ, ऐसा मुझे फील होता है। और भी ऐसे कई छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं जहाँ मतलब हमें लगता है कि क्या नाम बहुत एफर्ट टेकिंग चीज़ है, बट वो होती नहीं है कई बार उतनी एफर्ट टेकिंग चीज़। किसी से हालचाल दिल से पूछ लेना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर नहीं करते हैं हम क्योंकि पता नहीं किस आपाधापी में चल रहे हैं। तो एक बार ठहर के देख सकते हैं जीवन को कि क्या हो रहा है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, एक सेंसिटिव नेचर रख सकते हैं अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये कर सकते हैं। इंसान अपनी ही चीज़ में इतना बिजी है कि वो दूसरों को पूछना ही भूल जाता है। बस जब भी मिलता है तो बस वो ऊपर से ही पूछ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। तो थोड़ा सा एक सेंसिटिव अपने दिल में ला सकते हैं कि सच में हमें फ़र्क पड़े कि कोई कैसा है। यूजुअली ऐसे ही बातचीत होती है और कैसे, हाँ बढ़िया ठीक, खत्म हो गया। तो इसे चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं। हाँ, मतलब अच्छा सही रहेगा। तो रीज़न क्या है ना कि वो ना बोलने की वजह से आधे से ज़्यादा लोग हम जिनसे मिलते हैं वो मन में बहुत कुछ बैगेज लेके, बहुत बोझ लेके घूम रहे हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। और इंसान का बात ना करना ये बहुत खतरनाक होता है। या तो वो तब खतरनाक होता है जब आप जो बोझ लेके घूम रहे हो उसको सही दिशा आप या तो कहीं दे रहे हो। आप अगर बात नहीं करते हो तो आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो, आप लिखते हो या सुनते हो या पढ़ रहे हो तो भी उसको दिशा मिल जा रही है। आप वर्कआउट कर ले रहे हो तो आपके जो बोझ है या जो भी गुस्सा है, जो
दुख दर्द है उसको एक दिशा मिल जा रही है। पर जब हम वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं और तो हमें बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो आधे से ज़्यादा आज की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, हम इतने छोटे 20 से 22 साल के, 18 साल के, 16 साल के बच्चे डिप्रेशन से मतलब लड़ रहे हैं। ये वर्ड नहीं था हम लोग के टाइम में, मतलब वर्ड था पर पता नहीं था। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि पहले के समय में प्रोडक्टिविटी बहुत थी, कोई भी इंसान कुछ ना कुछ करता रहता था। हम अपने घर में भी देखते थे बड़ों को, या तो हमारे पापा घर में चीज़ें बनाए पड़े हैं, सफाई कर रहे हैं, या आसपास के भैया लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेलते थे। पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा होती थी, अब डिजिटल हो अब गया है। वो नहीं है। तो वो, और उस चक्कर में बातचीत नहीं होती है, तो बातचीत नहीं होती है तो इंसान, अब एंजाइटी हो रही है बहुत कम एज पे बच्चों को, डिप्रेशन हो रहा है। तो ये रीज़न, ये सारी चीज़ें, हम पहला इनिशिएटिव तो ये ले सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं किसी से, कि किसी को क्या दिक्कत है। जब वो बोलेगा तो उसका थोड़ा बोझ हल्का होगा। तो ये सारी चीज़, ये तो एक बहुत छोटे स्तर पे चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है पर नहीं करता है। आई डोंट नो क्यों। एक्चुअली वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका डिजिटल जो ज़माना बच्चों का आ गया है। हाँ, तो अगर उसका कोई मिसयूज़ करते हैं, उसको यूज़ करेंगे, उसको पढ़ाई में लगाएंगे तो अच्छा होगा डिजिटल का हो वर्क। सकता है। सर दूसरा आपसे ये क्वेश्चन है, इफ़ एवरीथिंग प्री डिसाइडेड दैन इम्पोर्टेंट कर्मा। अगर सब कर्मा, कुछ हाँ। प्री डिसाइडेड है तो फिर कर्मा का क्या रोल है? हाँ, ये सवाल आप बोले। आपका सवाल है कि अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो कर्मा कहाँ से कर्मा आता का है? तो मुझे लगता है कि इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि चीज़ें होती हैं प्री डिसाइडेड। ये तो मैं मतलब डिनाई नहीं कर सकता, पर उसमें हमारा क्या डिसीजन रहेगा ये हम ही पे होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, तो ये प्री डिसाइडेड था। अब उस पे मुझे रिएक्ट कैसे करना है, यहाँ पे कर्मा आता है। मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ। अब वो पेड़ गिरा, अब ये तो मेरी ये अप्रोच हो सकती है कि अरे पेड़ गिर गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता, और अब तो भाई यही डिसाइडेड था, यही होना था, पेड़ गिर गया है मेरे रास्ते में, अब मैं मंदिर पे क्यों ही जाऊँ। शायद यही डिसाइडेड हो, प्री डिसाइडेड हो कि मुझे पहुँचना ही नहीं था इसीलिए पेड़ गिर गया है, अब मैं नहीं जा सकता। एक ही अप्रोच हो सकती है। दूसरा जवाब ये, मतलब दूसरा बात पॉइंट ये कि जब कर्मा कहाँ आता है, तो यहाँ पे कर्मा आता है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि इस पेड़, ये जो सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम आई है, आपदा को अवसर में कैसे बनाए, इस पेड़ का मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ, इससे मैं क्या चीज़ सीख सकता हूँ, इसकी एक टहनी को तोड़ के मैं एक डंडी बना के अपने सफ़र के लिए काम में यूज़ कर सकता हूँ। उस प्रॉब्लम से भी कुछ ले लिया ना हमने, और ये डिसाइडेड था कि पेड़ गिरेगा, और उस पर मेरा रिएक्शन क्या होगा ये मैं इंडिपेंडेंट था। वो अपना रिएक्शन, अपना डिसीजन के लिए हम स्वतंत्र हैं। इंसान होने का आपको लग्जरी ही है, आपके पास इंसान होने का पहला फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, आप अपना नज़रिया खुद बना सकते हो। तो वहाँ पे कर्मा आता है। तो कर्मा, उस टाइम मैंने ये कर्म करना चूज़ किया कि या तो मैं बैठ सकता था थक के हार के ये सोच के कि सब भगवान ने डिसाइडेड था, मुझे जाना ही नहीं था, तभी पेड़ गिर गया, या फिर मैं ये सोच सकता था कि इस पेड़ का मैं यूज़ और क्या कर सकता हूँ, इस पेड़ को मैं उठा के साइड में रख दूँ तो और राहगीरों को आराम मिल जाएगा। एक ये गुड कर्मा हो गया, पर कर्म हुआ उसमें भी। उस पेड़ को मैं कुछ लकड़ी तोड़ के उससे एक डंडा बना लिया, तीर कमान बना लिया पुराने समय में, अब वो मुझे रास्ते में काम आएगा अगर मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कर्मा है, मतलब आप क्या, कैसे चीज़ को कैसे रिएक्ट कर रहे हो ये आप पे है। इवन चीज़ें प्री डिसाइडेड भी हैं तो उसमें आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है, वो आपकी ही इंडिपेंडेंट चॉइस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा मुझे फील होता है। सर तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मन क्या चीज़ है, और ये जो मन की चीज़ है हम ये बच्चों को कैसे समझाएं, छोटे बच्चे, उन्हें ये कैसे रियलाइज़ होगा कि ये उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करेंगे, ये चीज़ें। मन का मतलब छोटे बच्चों को कैसे समझाएं? छोटे बच्चों को असल कैसे में समझाएं। जैसा मैंने आज तक देखा है या जो ऑब्जर्व किया है, वो ये किया है कि छोटे बच्चे वही बात करते हैं जो वो चीज़ें आसपास देखते हैं और सुनते हैं। तो अब आप, कोई छोटा बच्चा हमारे घर में है, वो शुरू से वही चीज़ें बात करेगा जो हम उसके सामने करेंगे। तो अब स्टार्टिंग में आप उन्हें कुछ भी बताओगे वो उस चीज़ पे 100 सवाल कर लेंगे।
तो कोई जैसे अगर ये छोटी एज से ही अगर हम उस पर इन सब बातों पे बात करना शुरू कर दें कि बेटा मन क्या है, चेतना क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये सब चीज़ें जब हम बात करने लगे, तो आप ये समझो कि एक बच्चा स्टार्टिंग में खिलौनों की बात करता है क्योंकि वो खिलौने देखता है और आप देते हो उसे। मैंने नहीं कह रहा आप खिलौने मत दो, आप खिलौने भी दो, जो उसको चाहिए वो दो, पर एट टाइम्स उसको बताओ कि उसकी ये इच्छा कहाँ से आ रही है। जब आप उसके सामने एक बार मन की बात करोगे या मन शब्द बोलोगे तो वो आपसे पूछेगा कि मन क्या है। और फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग करते इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। अब उनके बच्चों के सवाल इतने अतरंगी होते हैं कि ये क्या है, ये उड़ कैसे रहा है, ये चल कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है, ये ऐसा ग्रीन है तो ये ग्रीन ही क्यों है। तो बच्चों के सवाल बहुत वास्ट होते हैं और बहुत अलग लेवल पे होते हैं। हम लोग हंस देते हैं क्योंकि हम एस्केप ढूंढ रहे होते हैं, उनके सवालों से भाग रहे होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता है। हो जाते हैं हमारे पास जवाब नहीं होता है, ये हम अपना बचाव करते हैं कि अरे बच्चा है कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप सोचो कि वो क्या बोल रहा है और एक बार उससे मतलब बात करोगे आप, फिर आप जब उससे ऐसी चीज़ों से स्टार्टिंग की एज से धीरे धीरे, एकदम से नहीं कर देना चाहिए, पर अगर आप उससे चर्चा करना, एक बच्चा जो बोलने लग गया है, थोड़ा बहुत बोलने लग गया है, अब वो आप उससे किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हो, आप उससे गधे घोड़े किसी पे भी बात कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उसका इंटरेस्ट भी तभी बनेगा। तो अगर आप उस पर बताओगे कि बेटा मन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर समय भागती रहती है, तो वो पूछेगा और मन पे सवाल करेगा, अच्छा मन और क्या होता है, मन कैसा दिखता है, मन कहाँ होता है। तो जब आप उसको, उसके लिए आपको खुद पे भी यहीं पे आती पेरेंटिंग। आपने अगर सच में आपको परवाह है कि आपका बच्चा किस दिशा में जाएगा, तो आपको खुद पे बहुत काम करना पड़ेगा। हालांकि ऑल्दो आई एम नॉट अ पेरेंट, बट हाँ, हेलो, हम काम कर रहे हैं, जरा वीडियो बना रहे हैं, हम आपको बाद में करते हैं, ठीक है? कुछ काम है, आ समाज में है। तो विषय पे हमसे सवाल करेगा, तो हमें पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। आपको अगर सच में दिशा निर्देश देना है अपने बच्चे को, उसके जीवन को एक अच्छा शेप देना है, तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उसके सवालों पे रिसर्च करनी पड़ेगी। वो आपका बच्चा है, आप वो आगे उसके दिमाग में कैसी चीज़ें आएंगी, वो किस तरफ जाएंगी, कितना सीरियस मैटर है। आप इतना ऐसे कैसे कर सकते हो कि अरे बच्चा है, उसने कुछ पूछा उसको दे दो जवाब, नहीं पता है ढूंढ के दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो अब एक बच्चा जिसने जो बोलने लग गया है, उससे अगर हम थोड़े छोटे छोटे क्यूट से डिस्कशन भी करें कि बेटा ये जड़ चीज़ होती है, ये चेतन होती है, चेतना का काम होता है जो कहीं अलाइव हो, जड़ वो होती है जो एकदम जिसमें कुछ भी चेतना नहीं होती, जो चलता नहीं है, सोचता नहीं। तो इस तरह के छोटे छोटे डिस्कशन होंगे तो उसका इंटरेस्ट बनेगा, उसके 4 और सवाल आएंगे, उसके 4 सवाल के जवाब देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी, खुद के लिए पढ़ना होगा, और जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप उसको समझा पाओगे। तो एक छोटी एज से और सारी दुनियादारी की हम बातें करते हैं, हम एक इतने से बच्चे को, हमारी आज की यहाँ पे स्पेशली ये प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चों को इंग्लिश सिखानी है और ये सिखानी है, उसको सब कुछ करा देना है इतना, पर उसे बेसिक तो आप दे ही नहीं रहे, आप उसे बता ही नहीं रहे हो कि जो वो उसको एजिटेशन हो रही है, जो चिढ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसकी जो इच्छाएं हो रही हैं कि यही खिलौना चाहिए, ये कहाँ से आ रही हैं। अगर आप ऐसे छोटे छोटे डिस्कशन, नॉट टू हैवी, नॉट टू मच एट सेम टाइम, थोड़ा थोड़ा करके जब उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा, तो बच्चों में भी वो चीज़ स्टार्टिंग से आने लगेगी। फिर आप उन्हें भी एक पता होगा कि ये मेरी वास्तविक इच्छा नहीं है, ये मेरी वास्तविक ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मन करवा रहा है, अभी मुझे ये खिलौने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर मेरा मन है, ये चंचल है। तो ये एक बच्चे से उम्मीद करना कि वो ऐसा सोचे, ये बहुत ज़्यादा है, नहीं करनी चाहिए। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे पता हो, वो भले सोचे कैसे है, ये उसकी चॉइस है, हमें अपनी सोच तो नहीं थोपनी है, पर उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो खुद से सोच पाए। उसके बाद वो चूज क्या करता है वो उसकी चॉइस, वो छोड़ दीजिए। आप किसी पे बांधना नहीं चाहिए, किसी को किसी भी तरह ना, उसको इंसाइट दे दीजिए, उसमें एक विजन होना चाहिए, एक समझ दे दो, उसके बाद उस समझ से वो क्या बनाता है ये उसकी ज़िंदगी, उसका डिसीजन। तो एक कम एज से अगर आप ऐसे समझ या एक एनलाइटिंग डिस्कशंस घर पे आपस में करेंगे,
उससे करेंगे तो वो देखेगा, जो सुनेगा वही बात करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं बच्चों के ज़्यादातर तो साथ। ये होता है जो माँ बाप कर रहे होते हैं वही फिर बच्चे भी कर रहे हाँ, होते हैं। वो वही करते हैं, वो वही चीज़ देखते हैं। आप टीवी पे जो देखोगे वो देख लेगा साथ में, अब वो वही सवाल करेगा जो आप चीज़ देखोगे, तो वो मेरे ख्याल चीज़ से होती तो है। छोटे बच्चों को अपने साथ ही माँ बाप को उनके साथ खेलना चाहिए हम्म, उस छोटी उम्र में, तभी वो उसे कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। हाँ, अगर आप अलग बैठे हो फिर बच्चा अपना अलग खेल रहा है तो फिर उसका अलग ही माइंड चल रहा होगा वो तो। जी बिल्कुल। और सर चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि विजडम और मन में क्या अंतर है? विजडम और मन में क्या अंतर है, तो बहुत ही टफ सवाल है। मन में तो यही समझ लें कि विजडम क्या है। मन पे भी बात करेंगे, पर विजडम की कोई करेक्ट डेफिनेशन शायद मुझे पता नहीं है, समझ ही कह सकता हूँ मैं। अगर हिंदी में बोले आसान शब्दों में समझने के लिए बात करें तो समझ शब्द ले लेते हैं विजडम की जगह पे। और विजडम को समझने के लिए, जैसे लाइट को देखने के लिए आपको अंधेरे की ज़रूरत होती है, हाँ, कि आज अंधेरा नहीं होगा तो मतलब पता कैसे चलेगा रूम में कि लाइट है, राइट। कुछ हो या कोई भी। तो वैसे ही एक चीज़ को समझने के लिए दूसरी चीज़ की हमें सहारा लेना पड़ेगा विजडम को समझने के लिए। वो एक होती है विजडम, एक होती है नॉलेज। तो एक होता है नॉलेजेबल इंसान जिसने बहुत अध्ययन कर रखा है, बहुत पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो उसके पास जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन और जो डाटा है ये है नॉलेज। नॉलेज जो है आपको किताबों में मिल जाएगी, और ये जितना शास्त्र, ये सारी चीज़ें, ये सब इंटरनेट पे जितना डाटा अवेलेबल है आप इकट्ठा करके याद कर लोगे, वो आपकी नॉलेज हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट योर विजडम। वो समझ नहीं है। समझ आती है एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस को भी अगर अच्छे शब्दों में रखा जाए तो मैं मानता हूँ अनुभव। अनुभव शब्द बना है अनुभव से। तो अणु का अर्थ यहाँ पे इसीलिए है कि हमारे शरीर में जो अणुओं से बना है, हर चीज़ अणुओं से बनी हुई है ना, तो हमारे जो शरीर में भी जो अणु हैं, एटॉमिक लेवल पे जो हम भाव आते हैं उसको अनुभव कहते हैं। तो आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेंगे, बीट गुड और बैड, डोंट केयर, ये सोचो ही मत कि अच्छे ही एक्सपीरियंसेस हों। अगर अच्छे एक्सपीरियंस, फिर समझ नहीं आएगी ना आपको। अच्छे एक्सपीरियंसेस का मज़ा तो मिल जाएगा पर विजडम नहीं बनेगी कहीं। तो विजडम के लिए ज़रूरी कि आप हर तरह के एक्सपीरियंसेस करें, और शर्त ये है कि आप एक्सपीरियंसेस सोते हुए ना करें। सोने से मतलब ये नहीं कि लिटरल सोना, हम खुशी में होते हैं और हम मतलब एक चीज़ होती है ना जो पीछे से देख रही होती है। आप ऑब्जर्व करो कि आपने ये एक्सपीरियंस ये हुआ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, आपका उसमें स्वभाव कैसा था, आपका रिएक्शन कैसा था, वो परिस्थितियाँ कैसी थी। एक ओपन आई के साथ, एक ऑब्जर्वेंट माइंड के साथ, जो आपको देख रहा है कि यार ये अनुभव हो रहा है, इससे ये चीज़ सीख रही, और ये डर नहीं होना। 2 ही 3 शर्तें हैं मेरे ख्याल से अच्छा एक्सपीरियंस होने की। पहली शर्त ये कि आप सोते हुए एक्सपीरियंसेस ना करें। सोने से मतलब नींद का नहीं है। आप जब एक्सपीरियंसेस कर रहे हो तो उन्हें एक ऑब्जर्वेंट माइंड के साथ, एक ऑब्जर्वेंट अप्रोच के साथ करें। दूसरा शर्त ये है कि बिना अच्छे और बुरे के डर से एक्सपीरियंसेस करें। ये बुरे एक्सपीरियंसेस से डरे मत, क्या ही होगा, मतलब जीवन है, उसमें चोटें आती हैं। अब जैसे हम पूरा एक्सपेरिमेंट भी करना गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ देते, वैसे ही बुरे एक्सपीरियंसेस के डर से अनुभव करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे उतने ज़्यादा आपको विजडम होगी। विजडम का बहुत आसान सा एग्जांपल ले लें। बड़े बड़े लोग जो इतना पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत नॉलेज है, जिन्होंने बहुत पढ़ा है, कई किताबें चाट मारी हैं, शास्त्र चाट मारे हैं, बहुत नॉलेज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नॉलेज है। और हमारे गांव में कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग जब बात करते हैं, तो जो बुजुर्ग की बात है एक, कि बहुत कोई भी कहावत ले लें कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावतें विजडम से बनी है, ये समझ से बनी है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि ऐसा अगर नाच नहीं आएगा तो आंगन टेढ़ा होगा। ये कोई नॉलेज की बात नहीं है, ये किसी ने समझा, जीवन में देखा कि यार इंसान खुद आती नहीं है चीज़ और बात ऐसी कर देता है, तो ये उसने समझा, ऑब्जर्व किया, अपने लेवल पे देखा, सामने वाले के लेवल पे देखा, दुनियावी लेवल पे देखा, और एक बात बोल दी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये समझ की बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये डिफरेंस है विजडम में और समझ में। आप, ये कोई शर्त नहीं है कि आपने बहुत किताबें पढ़ ली हैं तो आपको विजडम आ जाएगी।
विजडम के लिए आपको जीना और एक्सपीरियंसेस करना ज़रूरी होता है, और जाग के एक्सपीरियंसेस करना ज़रूरी होता है। आपका उसमें क्या, आप कैसे थे, आपकी स्थिति कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, शारीरिक स्थिति कैसी थी, आप जितना जग सकते हो उतना जगोगे, उतनी ज़्यादा विजडम होगी। मतलब एक छोटे स्तर पे अगर देखा जाए, शुरुआत छोटे से ही होगी, क्योंकि कोई इतना जगह नहीं हो सकता, पर जितना आप ज़्यादा जगोगे कि उस समय में मैं इतना दुखी था जब उस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया। एक तो ये सिंपल सा ये घटना हुई कि मेरे साथ किसी ने बहुत गलत किया, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, भाई बहुत गलत हुआ, ये हो गया सो के एक्सपीरियंस करना। जाग के एक्सपीरियंस करना ये होता है कि आप एक थर्ड एंगल से देखो कि ये हुआ एक व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति मैं खुद ही हूँ, मेरे साथ दूसरे व्यक्ति ने बहुत गलत किया, उसमें मेरे कर्म ये थे, मेरी ये चीज़ें थी जिनके शायद तब हमें पता भी चले कि ये गलत किया नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये जो मैंने किया ये उनके प्रभाव है मेरे साथ। न्यूटन थर्ड इफेक्ट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कई बार ऐसी चीज़ें पता चलेंगी। फिर उस समय मेरी स्थिति ये थी, मैं मन में इतना परेशान हो गया था, तो मैंने ये चीज़ें छोड़ दी, ये गलत चीज़ें अपना ली। ये होता है एक ऑब्जर्वेंट माइंड के साथ जगे हुए एक्सपीरियंस करना। ये यूजुअली हम लोग बाद में कर पाते हैं। मज़ा तब आएगा एक्सपीरियंस का कि आप कर भी रहे हो और आप देख भी रहे हो। बाद में अभी जैसे ये बात बता रहा हूँ कि ये पास्ट का सोच रहा हूँ कि यार ये गलत हुआ, ये सोते हुए एक्सपीरियंस किया, बाद में सोच रहे हैं। अगर जगते हुए करोगे, आप ये भी जानो कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी थी। जब मुझे बुरा लगा तो मेरी सांस ऐसे ऐसे चल रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरी आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो गई थी। ये सब चीज़ें जब आप करो तो आप अपनी बॉडी की केमिस्ट्री जानोगे। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, ये मुझे एक्टिंग में हेल्प करता है। तो वो जितना ज़्यादा आप जान के करोगे, उतनी ज़्यादा विजडम स्ट्रांग होगी, आपको में एक अलग समझ आ जाएगी, आपको अपनी बॉडी में, फिर आपको बॉडी की समझ आ जाएगी। आप खाना अननेसेसरी नहीं खाओगे, आप तो वही खाओगे जितना ज़रूरी होगा, क्योंकि समझ से खा रहे हो आप। तो ये समझ, ये डिफरेंस हो गया हमारा विजडम का और नॉलेज का। अब बात आती है मन क्या है। तो मन क्या है कि मन पे 1000 डेफिनेशन दे सकते हैं, पर पॉइंट आउट करके बता नहीं सकते कि यहाँ है या यहाँ है या कहाँ है या यहाँ है या कहाँ है, ये नहीं बता सकते। तो मन आप, ये एक ऐसी सीढ़ी हो गई। ये सवाल बहुत मज़ेदार था कि विजडम और मन में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ है, दोनों नहीं, विजडम ऐसी चीज़ है कि आप विजडम अपनी जब आपकी स्ट्रांग होती जाएगी ना, तो आपको नॉलेज खुद ब खुद आती जाएगी। और मन क्या है ये भी आपको खुद ब खुद ही पता चलता जाएगा। मन एक शास्त्रों से आप पढ़ लीजिए, उसमें भी तमाम डेफिनेशनें मिल जाएंगी, पर कोई उसका ऐसा एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। और आप अपने स्तर पे जानने का ही, मैं बता भी दूं आपको मन ये है, ये मन है, 4 शब्द में बोल दूं ये मन है, आपको क्या उससे होगा? आपको तो आपके एक्सपीरियंशियल लेवल पे, आपके अनुभव पे तो वो बात नहीं सकते उतरती ना। ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई मन की। इसीलिए मजे की बात है कि जब आप अवेयर होके जिएंगे और अवेयर होके एक्सपीरियंसेस करेंगे, आपकी विजडम स्ट्रांग होगी। और जब आप विजडम आएगी आपके अंदर, तो मन क्या है ये आप खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंशियल लेवल पे जानोगे। और जो आप अपने एक्सपीरियंशियल लेवल पे जानोगे, खुद से जानोगे, उससे एग्जैक्ट और उससे सत्य कोई डेफिनेशन कोई किताब दे नहीं सकती, ऐसा मुझे फील होता है। तो मन, ये सवाल तो मैंने आधा ही जवाब दिया है, और उसका ये जवाब भी क्या है, एक तरीके से एक प्रोसेस बता दिया है मैंने कि आप बस मैंने विजडम कोशिश करी, मैंने विजडम डिफाइन करने की शायद कुछ हद तक कर भी पाया हूँ, पर मन में नहीं डिफाइन कर पाया, क्योंकि उसकी मैंने यही प्रोसेस ही बता दिया कि जब आप विजडम स्ट्रांग होगी, आप खुद समझ जाओगे मन क्या है। ये सबका मन अलग अलग होता है। सर, आपका 5वां क्वेश्चन ये है कि मतलब माँ बाप की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए क्या अपने बच्चों से रिलेटेड? हाँ, मतलब क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अब हमारे समाज ने ही इतनी वैल्यू दी है बच्चे को। इंसान शादी करवाता है इस वजह से, या मतलब और शादी हो जाती है तो पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि बच्चा करो, तो वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो गया लाइफ का आपकी। और इंसान में सब कुछ करता है अपने बच्चे के लिए, पर फिर बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं। वो इंसान जान के नहीं छोड़ता, पर सब बहुत ज़्यादा कुछ कर देने की प्रबल इच्छा बेसिक चीज़ें भुलवा देती है। मेरा बच्चा हुआ, इसको तो घर भी दूंगा, सबसे बढ़िया शिक्षा दूंगा, इतना कोई कमी नहीं होने दूंगा, जो कमी मुझे हुई वो इसे नहीं होने दूंगा, उसके लिए डंड मार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 5 मिनट उसके साथ नहीं बिता रहा हूँ। दे दी मैंने उसको, वो अब वो क्या करे, उसमें बुद्धि तो नहीं आई ना। जब मैंने अपने सब कुछ मैंने देने की कोशिश करी, जो मेरे पास नहीं था वो भी उसको दूंगा,
पर जो तुम्हारे पास था पहले वो तो दे लो। तुमने जो एक्सपीरियंस इतना गैदर किया एक बार उससे शेयर कर लो। भाड़ में जाए नहीं काम आए उसके अलग बात है, वो एक अलग बात है, पर तुम कर तो सकते हो ना, क्या पता काम आ जाए। तो बेसिक चीजें भूल जाते हैं सब कुछ करने के चक्कर में। बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पर बेसिक जब उनसे कुछ बात करनी हो, आप उनके उनकी उनके इंटरेस्ट नहीं जान पाते यार हम लोग। सबसे बड़ी बात तो है कि हर इंसान की स्ट्रगल ये होती है 10वीं या 9वीं के बाद 12वीं के टाइम पे कि क्या करना है। बच्चे को नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि उससे आज तक किसी ने बात नहीं करी कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। आपने दुनिया तो दे दी उसे, अच्छा खाना दे दिया, अच्छी एजुकेशन दे दी, पर उसका तो चेतना का स्तर तो बढ़ा ही नहीं, उसकी माइंड एक्सरसाइजेज ही नहीं हुई आज तक। आपने उससे 4 सवाल नहीं किए, 4 उसका थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश नहीं करी। आप क्या पता आप उससे बात करो तो आपको पता चले कि आपका बच्चा बौद्धिक स्तर पे कितना पीछे है, और कई बार आपको ये भी पता चले कि आपका बच्चा बौद्धिक स्तर पे आपसे भी कितना आगे है। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जिस चीज़ को आप इतनी वैल्यू दे रहे हो या दिखा रहे हो, आई डोंट नो कि सच में दे रहे हैं, अगर सच में दे रहे होते तो बेसिक चीज़ें तो नहीं छोड़ते ना। इंग्लिश रटा देनी है बच्चे को। आज की डेट में मेरा बच्चा इंग्लिश में ही मम्मा कैन आई हैव वाटर कर सकता है, मगर आप उसे ये नहीं बता सकते कि बेटा मन क्या है, चीज़ें क्या हैं, दुनिया कैसे चलती है क्या। तो बेसिक बातें करना और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका सवाल शायद मैं थोड़ा भटक गया हूँ, क्या था? पेरेंटिंग की हाँ, ट्रेनिंग मतलब होनी कोई चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी कोई चाहिए? स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी होगी लोगों ने, डिज़ाइन, आज तो हर चीज़ डिज़ाइन हो चुकी है, हर चीज़ के कोर्सेज आ गए हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। उनके ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो बहुत चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो अननेसेसरी की मेहनत कर रहे हो ना, वो उसका पॉइंट भी नहीं पड़ेगा। जब आप उससे बात करोगे, उसके इंटरेस्ट जानोगे ना, फिर आप बना दो उसे। बना अभी आप कोशिश करे पड़े हो, उसे भेज रहे हो डांस क्लासेस, भेज रहे हो सिंगिंग क्लासेस, भेज रहे हो फिर आके स्केटिंग क्लासेस भेज रहे हो। अगर आप उसे जान जाओगे कि वो बताएगा कि पापा मेरा इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है, तो आपको ये जो 4 क्लासेस जो आप फालतू में पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, उसकी लेबर भी लगवा रहे हो, उसको मेहनत भी करवा रहे हो, उसका कितना बचेगा? उसका चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा, उसका टाइम बचेगा, आपका कितनी चीज़ें कट मतलब झड़ जाएंगी अपने आप, अननेसेसरी की टाइम चीज़ें बचेगा। झड़ जाएंगी। तो उससे बात करना, यही बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जिन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि बच्चा है या पता नहीं है, ये तो बहुत ही केयरलेस बिहेवियर हो गया। आप जिसको इतना अपना जीवन, आपका जीवन जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी फिर बचपन से ही केयर करो ना। वो अगर उसको कुछ पूछ रहा है, बात करो। नहीं आपको पता, रिसर्च करके बात करो। उसका सवाल बहुत मायने का है, भले कितना भी बेवकूफ़ और निरर्थक सवाल हो, आपके लिए है वो, उसके लिए तो उसका लाइफ शेप होने वाली बात है भाई। अभी अगर मुझसे मेरा ये भतीजा है या भांजे हैं जो भी, अब एक दो अप्रोच हो सकती है। वो पूछे कि विभू चाचू कोई भी रैंडम सा सवाल कि क्या नाम खाना कैसे बनता है या कुछ भी, तो या तो अब मैं ये बात हवा में उड़ा सकता हूँ, ये बात कह के कि ये बच्चा है, ये इसको मैं बता भी दूंगा खाना कैसे बनता है तो उससे क्या होगा, ये बना तो लेगा नहीं, अभी ये गैस पे कुकर तो चढ़ा नहीं देगा, गैस तो जला नहीं लेगा। एक ही अप्रोच हो गई। और इसका मैंने सोच लिया कि इसको तो क्या ही बताना खाना कैसे बनता है। और मैंने बता दी कि बेटा सब्जी काटी जाती है, उसको गरम करा जाता है, उसमें मसाले ऐड किए जाते हैं, तब हम खाते हैं उन्हें। इतना सा काम है, वो अभी भी नहीं बना लेगा, लेकिन उसको एक बेसिक इंसाइट मिल गई। अब अगर उसे पता चला कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा मम्मी ने सब्जी काटी होंगी, गरम करी होंगी, मसाला। वो अभी भी नहीं कर पाएगा, पर उसको एक इंसाइट तो मिल गई ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार, इतनी बात कर लेना, ऐसे इतना केयरलेस नहीं हो जाना कि अरे बच्चा है ऐसे ही पूछ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहा है, उसकी जिज्ञासा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करोगे तो अलग लेवल का शेप हो जाएगी उसकी लाइफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मेरा कोई ऐसा डिज़ाइन कोर्स नहीं है पेरेंटिंग के लिए कि आप ये कर लो 1 महीने का कोर्स, आप बहुत अच्छे पेरेंट बन जाओगे। ऐसा कुछ होता भी तो शायद मुझे तब वर्क करता है, कितना करता है देखा ये मैंने, दिखता ही है हम लोग को। तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। और मतलब बेसिक बात है कि इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए, इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए बच्चों को लेके। जैसे कुछ बच्चे कम एज पे उल्टी सीधी बदतमीजियाँ शुरू कर देते हैं, वो भी उसका भी बेसिक रीज़न है कि एक बच्चे ने गाली दी और पेरेंट्स ने बोल दिया अरे बच्चा ऐसे ही बोल दिया। नहीं, आप उसे, और उसको इतना रोकना भी नहीं है,
उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि क्या नाम आप उसे डांटो मत, नहीं इतना माथा पच्ची करो ही मत, सिंपल सीधी बात बता दो बेटा ये जो आपने बोला ये इतनी ऐसी बात है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, समझ जाएगा वो बात, बस इतनी सी बात है। ज़्यादातर बच्चों को पेरेंट्स का ये डर रहता है कि हमें बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, फिर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बच्चे साथ फ्रेंडली रहेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर काम ना कर ले, स्ट्रिक्ट रहेंगे तो डर रहेगा। तो कैसे होना चाहिए पेरेंट्स को, स्ट्रिक्ट या फ्रेंडली? या जो भी आपका सवाल है, मेरा जवाब एक ऐसा है जो हर चीज़ में फिट हो जाएगा, वो ये कि बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। अगर आपको जहाँ पे ज़रूरत हो स्ट्रिक्ट होने की वहाँ स्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे फ्रेंडली होने की ज़रूरत हो वहाँ फ्रेंडली हो। और मेन बात फिर से मैंने कई सवालों के जवाब में आपके मैंने ये बोला कि बात इंटरेक्शन ज़रूरी है। जब आप इंटरेक्शन करते हो, यार हम लोग छोटे पे इतना डर बना देते हैं एज अ पेरेंट बच्चे के अंदर कि वो हमसे बात ही नहीं कर पाता है। अब कुछ उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें वो फेस कर रहा है, स्कूल में जाके उसको कोई हैरेस कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, पर वो डर के मारे नहीं बोल पा रहा है। ये हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बच्चों को लोग हैरेस कर देते हैं, तो वो आपसे बोल ही इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपने उससे बात ही नहीं करी, आपने उसे कभी वो स्पेस ही नहीं दिया। तो बेसिक बात है कि आप बात करें, जहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत हो वहाँ स्ट्रिक्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि कितना स्ट्रिक्ट, किस बात पे कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, कहाँ पे आपको फ्रेंडली कितना होना चाहिए। ये बेसिक बैलेंस की बात है, वो समझ से विजडम से ही आता है। अगेन विजडम विल जंप इन एवरी क्वेश्चन एंड एवरी आंसर। आपकी विजडम स्ट्रांग है, आप वो चीज़ होगी अपने आप ही होगी। स्ट्रांग है तो वो आपके हर कहीं काम आएगा। हाँ। और एक बार विजडम पे एक बात भी मैंने किसी ने मुझसे बोली थी, व्हेन विजडम स्पीक्स नॉलेज लिसन्स। जो लोग किताबें चाटते रहते हैं ना, और जब कोई विद्वान बोलता है जो सच में एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके, जैसे हमारे गांव में बुजुर्ग लोग बैठ के एक बात बोल देते हैं, तो वो नॉलेज भी ऐसे बैठ के सुनती है कि यार ये क्या बात है, ये तो मुझे किसी किताब में नहीं मिली। हाँ। वो विजडम बोलती है, तो ये बात है। मतलब जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, जो स्ट्रगल है, वो हमें गांव से जाके पता करनी चाहिए। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंसेस हर जगह होते हैं। हाँ। गांव में भी होंगे, शहर में भी होंगे, कस्बे में भी होंगे, सब जगह होंगे। तो मेन बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करें, जाग के एक्सपीरियंसेस करें, बिना सही और अच्छे और बुरे के डर के साथ एक्सपीरियंसेस करें। और बस यही 2-3 चीज़ें थी, कट शॉर्ट में एंड में बता दी। डिजिटल ज़माना चल रहा है जिसमें से 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे तक का, उससे ऊपर की एज तक का सब डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कभी कॉमेडी वाले फनीज वीडियोस बना रहे हैं। तो वो ये जो जीवन काल में जो चल रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर? क्या वो कुछ और चीज़ सीख पा रहे हैं या सिर्फ उसी से वो पैसा कमाना चाह रहे हैं? तो आप कुछ हमें सजेस्ट दे सकते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा मतलब वो ये चीज़ भी कर सके और कुछ और चीज़ें भी मतलब पैसा वो कमा सजेशन, सकें? ये सजेशन जो है बच्चों से ज़्यादा, अब एक 6 से 14 साल के एज ग्रुप को आप कितना, आप वो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दे सकते, और कोई ऐसा बच्चे ही है ना, वो नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो बेसिकली जो मेरे सजेशंस हैं वो काइंड ऑफ कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है। बेसिक चीज़ ये कि एक कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि एक ऐसा उसका टाइम टेबल हो, जो डेली टाइम टेबल, मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स हो कि बेटा वो नहीं होना चाहिए, लकीर का फ़कीर नहीं बनाना बच्चे को कि सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, फिर 1 घंटे मैथ ही करनी है, फिर साइंस ही करनी है, ये नहीं। एक बहुत ही लूजली और बहुत ही कैजुअल टाइम टेबल हो कि जिसमें आपको कैसे भी उसके 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी या जितना समय अनुसार, मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही घंटे हो, पर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। वो आप उसके बौद्धिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं, हर तरह की कोचिंग ट्यूशन लगा के आप शारीरिक को, फिजिकल को एकदम ताक पे रख देते हैं, वो मत करिए। कैसे ना कैसे अपने बच्चों की लाइफ में कुछ भी समय आप खुद डिसाइड करिए, 1 घंटा 2 घंटा, मगर उसकी डेली फिजिकल मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। उसको कोई भी गेम में डालिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आप ये लिमिट कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए, उसी तरीके से उसका फ़ोन का भी वो बनाइए कि वो कितना यूज़ करे। वो चीज़ ऐसे हो सकती है, एक तो एक तरीका ये कि नहीं फ़ोन नहीं छूना है, ये गलत तरीका होता है। इससे बच्चे में ट्रॉमास बिल्ड हो जाते हैं कि नहीं छूना है। या आप फ़ोन को एज अ रिवॉर्ड बना दीजिए कि तुम इतनी देर खेल लोगे ना, आज तुम 2 घंटे खेलोगे तो तुम्हें आधे घंटे फ़ोन यूज़ करने को मिलेगा। वो मन लगा के खेलेगा उस इंतज़ार में कि अभी एक फ़ोन यूज़ करना है। तो एक ये चीज़ होती, मतलब एक मतलब फ़ोनों का और लैपटॉप स्क्रीन का
स्क्रीन का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि होना ही नहीं चाहिए, महरूम नहीं रखना है उसको किसी तरह की नॉलेज से या किसी तरह के ज्ञान से। एक सुविधा है वो भी उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, पर लिमिटलेस नहीं, मतलब लिमिट एक हद में होना चाहिए। तो वो आप खुद ही लूजली पैक्ड कैजुअल टाइम टेबल एक बना सकते हैं कि भाई इतने घंटे आज आपको रोज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, फिर आपको ये पढ़ाई करनी है, फिर आपको एज अ रिवॉर्ड 1 घंटे आज आप फिर फ़ोन देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो एक ये बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी तरीके से करना, मतलब कर सकते हैं पेरेंट्स। उससे ये हो जाएगा कि जो हाँ उनका मतलब लिमिट हो जाएंगी चीज़ें, उनकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी। जब मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे फ़ोन चलाना है, तो मैं दिमाग में सोच के रखूँगा कि 1 घंटे को कैसे दिमाग से यूज़ करना है। फिर उससे आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, वो 1 घंटे में क्या चीज़ें देख रहा है, उससे आपको पता चला कि उसकी दिमाग किधर दौड़ रहा है। अच्छा वो डांस की वीडियोस देख रहा है, इट मीन्स कि उसका डांस में इंटरेस्ट है। जो अब उसे अब मेन बात है ना कि फ़ोन पे आपको जो भी आपका इंटरेस्ट होता है हम फ़ोन पे वही देखते हैं, और सब कुछ डाटा अवेलेबल है। तो आप वो रीड करो अपने बच्चे को कि वो क्या करता है, क्यों करता है, वो आपको जितना रीड करोगे अपने आप पता चलेगा। तो एक ऐसा लूजली टाइम पैक, मेन चीज़ मैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो जोर दिया है वो ये कि एक फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट बच्चे का डेली का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फ़ोन का आप कैसे आपको सेट करना है, ये करना पड़ेगा, पर सेट करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम बच्चे का कम होना चाहिए, बीट लैपटॉप, बीट मोबाइल फ़ोन, बीट टेलीविज़न। तो ये चीज़ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो चला रहा है मैं भी चलाऊंगा, वो डांस कर रहा है मैं भी करूंगा, मुझे भी उतने ही लाइक चाहिए तो उतने मिल रहा हाँ। है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलना भूल गया, पर अभी आपने ये बात बोली है तो याद आ गया। हम मतलब बच्चे कुछ भी पूछते हैं ना या कुछ जिद करते हैं, तो हम एज अ पेरेंट, जो मैंने आज तक देखा है वो ये देखा है कि यूजुअली ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सीधे मना करते हैं। अगर एक किसी बच्चे ने जिद करी कि पापा वो खिलौना चाहिए या ये करना है, तो हम कहते हैं नहीं, और बात खत्म। ये डिक्टेटर क्यों बन जाते हैं यार हम बच्चों के साथ, मतलब तानाशाही क्यों इस तरह की। अगर आपको मना करना है ना, बेसिक बात ये कि इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मना भी करनी है ना, आप बात करके मना करो। आप मना कर रहे हो कि बेटा ये नहीं दूंगा या ये नहीं करने दूंगा, तो आप उसको रीज़न बताओ और बहुत प्यार से बताओ। आप गारंटेड वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड हो जाएगी ना, और आपकी बॉन्डिंग इतनी मस्त हो जाएगी कि उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी स्कूल में, कॉलेज में, वो कहीं और कोई गलत रास्ता चूज करने से पहले आपसे बात करना सही समझेगा। तो मेन बात है कि बात, आप किसी चीज़ के लिए मना भी कर रहे हो बच्चों को, तो बात करके मना करो, रीज़न दे के मना करो, और उससे एक उसका रैशनल माइंड डेवलप होगा। आपका बच्चा सवाल करेगा। आज की समाज की दिक्कत क्या है, हम सवाल नहीं करना जानते हैं। सरकार ने कुछ कर दिया और बस चुप गुग्गू बने, हाँ एक्सेप्ट कर लिया, क्यों तो पूछना ही भूल गए। तो जब आप उसको रीज़न दोगे ना, तो उसको क्यों की आदत लगेगी। जब आप रीज़न नहीं दोगे तो वो आपसे पूछ लेगा क्यों पापा, क्यों मम्मी, और उसको क्यों पूछने में डर नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा आज तक बच्चों में क्यों पूछने का डर बना रखा है, क्यों नहीं, क्यों क्यों पूछ रहे, अच्छा तुम मुझसे सवाल करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्यों पूछने, क्यों भाई, बेटा है ना तुम्हारा, कर सकता है। तो वो तो एक उसको कोई चीज़ मना करनी है ना, तो एक अच्छे रीज़न के साथ बात करके मना करो। कैसे नहीं समझेगा, समझाने की और समझ वो तो ऐसे ही आती, बात करने से ही आती। जिद्दी लोग वही होते हैं जिनको तानाशाह की तरह ऐसा मना किया गया होता है हर बार। उनमें जिद का भाव कब उत्पन्न होता है, मैंने तुमसे कहा कि क्या नाम वो बैग उठा दो, तुमने कह दिया नहीं, ये तो मैं ईगो हट हो गई, मना कैसे कर दिया, अब तो मैं ये बैग उठा के ही रहूंगा, ठीक है। इसीलिए ये जिद्दी ऐसे बनते हैं जिद्दी लोग। अगर तुम मुझे बता दो कि यार मेरे पैर में चोट है, मैं वो बैग इसलिए नहीं उठा सकती, मैं क्यों नहीं समझूंगा, कोई रीजन है मेरे पास ना समझने का, नहीं है, निरुत्तर हो गया मैं। निरुत्तर कब होगा, आप जब बात करोगे तब इंसान निरुत्तर होगा। आप उसको उसके क्यों को बुझा दोगे, वो बात करके ही हो सकता है। तो कुछ अगर मना करना है बच्चों को तो रीजन दे के मना करना चाहिए, बस ये था मेरा सजेशन।